हेलो दोस्तों, मैं फिरोज खान। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, हम कर रहे हैं मध्य प्रदेश एडीपीओ की तैयारी। हमारा एक सब्जेक्ट अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 मैंने कंप्लीट कर चुका हूं। इसके मैंने 3 वीडियो डाला हूं ताकि वीडियो लंबा ना हो। छोटे छोटे वीडियो मैंने 3 डाल चुका हूं, आप उसे देख सकते हैं। आज हमारा अगला वीडियो मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 के बारे में हम आज जानेंगे। क्योंकि दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ली जाने वाली एग्ज़ाम में मध्य प्रदेश काफ़ी स्पेशल होता है और ये मध्य प्रदेश का लोकल लॉ है, इसलिए इसकी संभावना अच्छी खासी एग्ज़ाम में पूछी जाएगी सवाल। तो आइए शुरू करते हैं इस एक्ट को। दोस्तों, इसका अध्याय 1 बताता है प्रारंभिकी। इसकी धारा 1 संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरंभ। इस एक्ट का संक्षिप्त नाम मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 है और इसका विस्तार संपूर्ण मध्य प्रदेश पर है। और ये उस तारीख से प्रवर्तित होगा जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे, यानी इसको लागू सरकार अपने राजपत्र में प्रकाशित करे उस दिन से संपूर्ण मध्य प्रदेश पर लागू कर दिया जाएगा। तो इसकी लागू डेट है 10 फरवरी 2012 को इसे संपूर्ण मध्य प्रदेश पर लागू कर दिया गया। इसकी धारा 2 परिभाषाएं बताती हैं। इस अधिनियम में जब तक इस संदर्भों में अन्यथा अपेक्षित ना हो, जब तक ना हो अन्य कोई परिभाषा, तो इसकी ही परिभाषा यही समझी जाएगी जो इस एक्ट में दी है। अधिनियम से अभिप्रेत है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। अधिनियम से क्या अभिप्रेत है? भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। इस एक्ट का आशय किससे है? तो ये दोस्तों है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 से। प्राधिकृत अधिकारी से अभिप्रेत क्या है? प्राधिकृत अधिकारी कौन होगा, उसमें क्या है? उसी धारा 2 का उपधारा खा बताती है कि धारा 14 के प्रयोजनों के लिए उच्च न्यायिक सेवा, धारा 14 के प्रयोजनों के लिए उच्च न्यायिक सेवा का कोई सेवारत अधिकारी जो सेशन न्यायाधीश रह चुका हो या रह चुका हो से आशय है। किससे आशय है? अधिकारी से। तो सेशन न्यायाधीश रह चुका हो या रह चुका हो। 2 का संहिता से अभिप्रेत। संहिता से क्या अभिप्राय है? तो संहिता से दोस्तों अभिप्राय है हमारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973, CRPC 1973 यहाँ पर 2 में बताई गई है। तो अभिप्राय है किसी अपराध 2 किसी अपराध से संबंध में घोषणा से अभिप्रेत है। घोषणा से क्या अभिप्रेत है? तो घोषणा से ऐसे अपराध के संबंध में जो धारा 5 के दिन बताई गई है घोषणा के बारे में, वह यहाँ पर लागू होती है। घोषणा से अभिप्राय धारा 5 दोड़ा अपराध से अभिप्रेत क्या है? तो आपराधिक औचार का ऐसा अपराध जो अधिनियम की धारा 13(1) में जो दी परिभाषा दी गई है, जो बताया गया है, को या तो स्वतंत्रता रूप से अधिनियम में किसी अन्य उपबंध या भारतीय दंड संहिता 1860 का उपबंध के साथ सशक्त रूप से लागू करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, तो दोड़ा क्या बोलती है कि भारतीय दंड संहिता 1860 के साथ सशक्त रूप से ये लागू या प्रेरित होगा। 2 विशेष न्यायालय। विशेष न्यायालय से क्या अभिप्राय है? तो धारा 3 के अधीन स्थापित विशेष न्यायालय। धारा 3 में बताया गया है विशेष न्यायालय के बारे में, उससे अभिप्रेत है। ठीक है, तो ये हमारी धारा परिभाषाएं हुई, बहुत महत्वपूर्ण है। परिभाषा से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसे ध्यान से रखिएगा। धारा 2 के उपधारा 2 उन शब्दों और अभिव्यक्तियों के जो इसमें प्रयुक्त किए हों और जो परिभाषित नहीं किए गए हों किंतु इस संहिता या अधिनियम में परिभाषित किए गए हों, वे ही अर्थ होंगे जो संहिता में क्रमशः उनके लिए दिए गए हैं। जो संहिता में दिए गए दंड हैं वही दंड इस पर लागू होंगे। ठीक है, हमारा अध्याय 1 कंप्लीट। धाराएं 2, धारा 1 संक्षिप्त नाम, विस्तार, आरंभ, और धारा 2 में परिभाषा दी गई हैं। वो परिभाषा 6-7 दी गई हैं, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अध्याय 2 बताता है विशेष न्यायालय की स्थापना। अध्याय 2 विशेष न्यायालय की स्थापना। धारा 3 बताती है विशेष न्यायालय की स्थापना।
धारा 3 बताती है विशेष न्यायालय की स्थापना की विशेष न्यायालय की स्थापना कैसे होगी। तो धारा 3 की उपधारा 1 अपराध के त्वरित विचारण के प्रयोजन के लिए, त्वरित विचारण मतलब शीघ्र विचारण के लिए, शीघ्र ही इस मामला का निपटारा हो के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उतनी संख्या में न्यायालयों की स्थापना करेगी। राज्य सरकार उतने न्यायालयों की संख्या की स्थापना करेगी जिन्हें विशेष न्यायालय कहा जाएगा। और जो राज्य सरकार जिसकी स्थापना करेगी उसे क्या कहा जाएगा, विशेष न्यायालय कहा जाएगा। और विशेष न्यायालय की स्थापना ये जिलों में करेगी। प्रत्येक जिले में जितने उचित समझे राज्य सरकार उन्हें क्या कहा जाएगा, विशेष न्यायालय कहा जाएगा। धारा 3 की उपधारा 1 बताती है, उपधारा 2 बताती है कि विशेष न्यायालय की अध्यक्षता, धारा 3 की उपधारा 2 क्या बताती है कि विशेष न्यायालय की अध्यक्षता उच्च न्यायालय की सहमति से राज्य सरकार द्वारा, उच्च न्यायालय की सहमति से राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित की जाएगी। उच्च न्यायालय के सहमति से राज्य सरकार करेगी इसकी अध्यक्षता की नियुक्ति। और धारा 3 की उपधारा 3 बताती है ऐसा कोई भी व्यक्ति किसी विशेष न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नामनिर्देशित किए जाने के लिए अहित नहीं होगा जब तक कि वहाँ उच्चतर न्यायिक सेवा का सदस्य न रहा हो। और उस व्यक्ति का उच्चतर सेवा में कार्यरत होना जरूरी है, उसने विधि व्यवसाय किया होना जरूरी है। तो उसी व्यक्ति को ही अध्यक्ष के रूप में कार्यभार दिया जाएगा, जो राज्य सरकार के सत्र में न्यायाधीश या अपर सत्र न्यायाधीश रहा हो या ना रहा हो। ठीक है। धारा 4 विशेष न्यायालय द्वारा मामलों का संज्ञान। अब जो विशेष न्यायालय राज्य सरकार बनाएगी, जिन्हें घोषित करेगी, उनके द्वारा मामलों का संज्ञान होगा इस एक्ट के तहत। तो विशेष न्यायालय ऐसे मामलों का संज्ञान लेगा और उनका विचरण करेगा जो उसके समक्ष संचित किए जाएं या धारा 10 के अधीन उसे अंतरित किए जाएं। ठीक है। तो विशेष न्यायालय के जो भी मामले इससे संबंधित एक्ट से होंगे उस एक्ट को विशेष न्यायालय देखेगा, विचरण करेगा। और धारा 10 में बताया गया है कि अंतरण, और जो मामले अंतरण होंगे, हस्तांतरण होंगे, उसको ये धारा 4 के अंतर्गत देखेगा। धारा 4 बताती संज्ञान करेगा विशेष न्यायालय उन अपराधों को जो उसके समक्ष इस एक्ट के तहत आएंगे या धारा 10 के अंतर्गत हस्तांतरित होंगे। धारा 4 हो गई। धारा 5 इस अधिनियम के अधीन विचार किए जाने वाले मामलों की घोषणा। इस अधिनियम के अधीन विचार किए जाने वाले मामलों की घोषणा, इसमें जो विचार किए जाएंगे उस मामलों की घोषणा कर रही है इस धारा 5। वह क्या बता रही है, आइए देखते हैं। इसकी उपधारा 1 जहां राज्य सरकार को ये प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर, सबूत के आधार पर यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा कथित रूप से किए गए किसी अपराध के किए जाने का समुचित आधार है। साक्षी के आधार पर यह लगता है, गवाह के आधार पर, एविडेंस के आधार पर कि हाँ व्यक्ति द्वारा कथित रूप से किए गए किसी अपराध के किए जाने का समुचित आधार है, जो लोकपद धारण कर चुका होगा, जो लोकपद धारण कर चुका हो अथवा धारण कर रहा हो। और जो अधिनियम की धारा 2 में बताया गया CRPC के अर्थ के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य में लोक सेवक हो या रह चुका हो तो राज्य सरकार ऐसे प्रत्येक मामले में जिसमें कि उसका उपयुक्त विश्वास हो उस आशय की घोषणा करेगी। उसको विश्वास हो राज्य सरकार को उस मामले की ये घोषणा करेगी। धारा 5 बताती है घोषणा के बारे में। ठीक है। 5 की उपधारा 2 बताती है ऐसी घोषणा को किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा, और ऐसी घोषणा को किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। ठीक है। धारा 6 घोषणा का प्रभाव, और धारा घोषणा का जो 5 के अंतर्गत घोषणा की जाएगी उसका क्या प्रभाव रहेगा, धारा 6 बताती है। तो ऐसी घोषणा कर दिए जाने पर संहिता या तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी उस अपराध के संबंध में कोई अभियोजन किसी विशेष न्यायालय में ही संचित किया जाएगा। ये कहाँ पर संचित किया जाएगा, घोषणा का प्रभाव क्या बताता, प्रभाव पड़ता है कि उसी विशेष न्यायालय में ही संचित किया जाएगा। ठीक है। धारा 6 की उपधारा 1 और धारा 2 बताती है जहाँ धारा 5 के दिन कोई घोषणा किसी ऐसे अपराध से संबंधित है जिसके संबंध में पहले ही अभियोजन संचित किया जा चुका है। किसी मामले में ऐसा है जो तो पहले ही अभियोजन संचित जब मामला कोर्ट में पहले ही पेश कर दिया गया है, तो उससे संबंधित कार्रवाई इस अधिनियम के अधीन विशेष न्यायालय से भिन्न किसी अन्य न्यायालय में लंबित है
और विशेष न्यायालय से किसी अन्य न्यायालय में लंबित है और तत्समय प्रवर्तित किसी अन्य विधि में अंतरिक्ष किसी बात के होते हुए भी ऐसी कार्यवाही का इस अधिनियम के अनुसार अपराध के विचरण के लिए विशेष न्यायालय को ही अंतरित हो जाएगी। और वो किसी विशेष न्यायालय में उन्होंने कर दी है, वो विशेष न्यायालय के अलावा किसी अन्य न्यायालय में कर दी है हस्तांतरित उस मामले को, तो वो उससे तुरंत ही धारा 6 की उपधारा 2 के अंतर्गत क्या करेगा, वो उस विशेष न्यायालय को अंतरित हो जाएगी। और विशेष न्यायालय इस मामले को देखेगा। ठीक है, आइए धारा 7 अपराधों के विचरण के बारे में विशेष न्यायालयों की अधिकारिकता। अपराधों के मामले में विशेष न्यायालय की अधिकारिकता और विशेष न्यायालय की क्या अधिकारिकता होगी, आइए देखते हैं। धारा 7 विशेष न्यायालय को किसी ऐसे व्यक्ति का मुख्य आरोपी षड्यंत्रकर्ता या दुष्प्रेरक के रूप में विचारण करने की अधिकारिकता होगी। जिस किसी व्यक्ति विशेष न्यायालय को किसी ऐसे व्यक्ति का मुख्य आरोपी, जो मुख्य आरोपी है या षड्यंत्र करता है देश या राज्य के विरुद्ध या किसी अन्य कार्य को, या दुष्प्रेरक करता है या उसको उकसाता है, विचरण करने की अधिकारिकता होगी। उकसाने वाले को षड्यंत्र करता है जो मुख्य आरोपी है, उसको अधिकारिकता होगी विचरण करने की इन मामलों की। और कथित रूप से ये अपराध किया है और ये मालूम विश्वास होता है कि नहीं ये अपराध किया है, इसके संबंध में धारा 5 के दिन घोषणा की गई है। और जिसके संबंध में धारा 5 में घोषणा की गई है, तो उन समस्त व्यक्तियों का संहिता के अनुसार ही विचरण में उनके साथ सख्त रूप से विचरण किया जा सकता है। ठीक है, तो क्या अधिकारिकता होगी इसकी कि भैया मुख्य आरोपी या षड्यंत्रकर्ता या दुष्प्रेरक जो उसको उकसाता है, ऐसे व्यक्ति के साथ उसको अधिकारिकता होगी। और जो धारा 5 अंतर्गत घोषणा की गई है। आइए देखते हैं धारा 8 विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया और शक्तियाँ। अब विशेष न्यायालय की क्या प्रोसीजर होगी और क्या शक्तियाँ होंगी उनकी, आइए देखते हैं 8 की उपधारा 1। ऐसे मामलों की विचारण के विशेष न्यायालय मजिस्ट्रेट के समक्ष वारंट वाले मामलों के विचरण के लिए संहिता द्वारा विहित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा। वारंट मामले, 2 प्रकार के मामले होते हैं, समन मामले और वारंट मामले। वारंट मामले में पुलिस वारंट के मिलने के पश्चात किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है, और समन मामले में मैं आपको इसमें विस्तार से बाद में बताऊंगा। आगे चलते हैं, मेरा वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो प्रक्रिया का अनुसरण करेगा। उपधारा 2 इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से उपबंधित के सिवाय, जो उपबंधित है उसके सिवाय संहिता और अधिनियम के उपबंध जहाँ तक वे इस अधिनियम के उपबंधों के असंगत ना हो, जब तक कि असंगत ना हो, विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों को लागू होंगे। विशेष न्यायालय को कार्यवाही को लागू होंगे जब तक कि असंगत ना हो, संगत है जब तक, और विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाही को लागू होंगे। और उक्त उपबंधों के प्रयोजनों के लिए विशेष न्यायालय के समक्ष अभियोजन संचालित करने वाले व्यक्तियों को लोक अभियोजक समझे जाएंगे। 8 की उपधारा 3 विशेष न्यायालय उसके द्वारा किसी व्यक्ति को दोषी ठहराए जाने पर उसे अपराध के दंड के लिए, जिसके लिए ऐसा व्यक्ति दोषी ठहराया गया हो, विधि द्वारा प्राधिकृत दंडादेश पारित कर सकेगा। और विधि द्वारा जो प्राधिकृत दंडादेश जो उसको दिया गया है वही उसे पारित कर सकेगा। ठीक है। धारा 10 विशेष न्यायालय के आदेशों के विरुद्ध अपील। और अब ये विशेष न्यायालय जो आदेश देंगे इसके विरुद्ध अपील का प्रावधान धारा 9 में किया गया है। धारा 9 बताती है अपील के बारे में। ठीक है, तो संहिता में किसी बात के होते हुए सभी विशेष न्यायालय किसी निर्णय और दंडादेश के विरुद्ध अपील तथ्यों और ऐसे विधि दोनों के आधार पर उच्च न्यायालय को की जाएगी। और विशेष न्यायालय के जो दंडादेश जो आदेश जो निर्देश दिए जाएंगे उसके विरुद्ध जो अपील होगी वो सिर्फ कहाँ पर होगी, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में होगी। 9 की उपधारा 1 उपधारा 2 बताती है अब कि उपरोक्त के सिवाय विशेष न्यायालय के निर्णय किसी निर्णय या दंडादेश या आदेश के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई अपील या पुनरीक्षण नहीं किया जाएगा। विशेष न्यायालय के अलावा किसी अन्य में मतलब उच्च न्यायालय के हाई कोर्ट के अलावा किसी अन्य न्यायालय में अपील नहीं की जाए, अपील या पुनरीक्षण दोनों ही नहीं किया जाएगा। उपधारा 2 उपधारा 3 इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील विशेष न्यायालय के निर्णय और दंडादेश की तारीख से 30 दिन के भीतर, जब हमारे विशेष न्यायालय ने कोई दंडादेश या आदेश से पारित कर दिया है उसके 30 दिन के भीतर प्रस्तुत की जाएगी, उसके 30 दिन के भीतर प्रस्तुत की जाएगी। उपधारा 3 क्या बता रही है, 30 दिन के अंदर भीतर प्रस्तुत की जाएगी। परंतु उच्च न्यायालय 30 दिन की उक्त काल अवधि का अवसान हो जाने के पश्चात भी अपील स्वीकार कर सकता है। और उच्च न्यायालय 30 दिन की अवधि बीत जाने के बाद भी वो अवसान मतलब मामले को देख सकता है। लेकिन उसके लिए जरूरी है
कि अपीलार्थी के पास निर्धारित अवधि के भीतर प्रस्तुत न करने का पर्याप्त कारण हो। उसने 30 दिन के अंदर जमा नहीं करा, आवेदन नहीं करा, अपील नहीं करी, लेकिन बाद में करता है तो उसके लिए पर्याप्त कारण होना जरूरी है। भाई पर्याप्त कारण बताना होगा तो ही वो 30 दिन के बाद उसको एक्सेप्ट करेगा, अन्यथा उसे नामंजूर कर देगा। ठीक है। धारा नो कंप्लेंट। आई धारा 10 मामलों का अंतरण। इस अधिनियम के उपबंधों के होते हुए भी उच्च न्यायालय मामलों को एक विशेष न्यायालय से दूसरे विशेष न्यायालय में अंतरित कर सकेगा। ठीक है। तो एक विशेष मामले से अन्य दूसरे विशेष मामलों में मामला अंतरित हो सकता है। तो बताती धारा 10 हमें अंतरण। ठीक है। हस्तांतरण या अंतरण मामला कहाँ पर अंतरित होगा? धारा 10। धारा 11 किसी विचरण को स्थगित करने के लिए विशेष न्यायालय का अबद्ध नहीं होना। धारा 12 अपने पूर्ववर्ती द्वारा अभिलिखित की गई साक्ष्य पर पीठासीन न्यायाधीश द्वारा कार्रवाई का किया जाना। और अपने पूर्ववर्ती द्वारा अभिलिखित की गई, अपने पूर्व में लिखी गई या जो लिखा हुआ जो दस्तावेज हैं तो साक्ष्य पर पीठासीन न्यायाधीश द्वारा कार्रवाई का किया जाना, उसी पीठासीन अधिकारी उसको कार्रवाई को करेगा। ठीक है। आज के लिए इतना ही। आज हमने अध्याय 1 प्रारंभिक, अध्याय 2 विशेष न्यायालयों का गठन के बारे में हमने जाना। अध्याय 2 कंप्लीट हुए हमारे आज। ठीक है। जिसमें हमने धारा 12 तक को समझा। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और प्लीज़ जो भी तैयारी करने वाले हों एडीपीओ की या लॉ की, उन तक मेरा वीडियो को शेयर कीजिएगा। और आम लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं, मैं बता चुका हूँ, क्योंकि सभी के लिए ये महत्वपूर्ण होता है। लॉ की जानकारी सभी को जरूरी है। ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।